हेलो 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 बच्चों, हेलो। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका हमारे इस प्यारे से लेक्चर में। बहुत बहुत नमस्कार। जल्दी 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 हमारे साथ जुड़िए। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर क्लास 9th SCSC के लिए, जो कि है केमिकल चेंजेस एंड रिएक्शंस। ठीक है, तो वॉलपेपर बड़ा अच्छा है यार इसका। ठीक है, तो अब चैप्टर चालू करते हैं अब। ठीक है, चलो चैप्टर चालू करते हैं। तो आज के लेक्चर की शुरुआत होती है प्रोफेसर हाइजेनबर्ग के साथ। ठीक है, आज हमारे साथ लेक्चर में प्रोफेसर हाइजेनबर्ग मौजूद है। ब्रेकिंग बैड बहुत अच्छी वेब सीरीज है, आप लोग देखना, मजा आएगा। और आज के लेक्चर में हम लोग कवर करने जा रहे हैं, क्या कवर करेंगे? थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट, और हम देखेंगे केमिकल रिएक्शन क्या होती है, उन्हें लिखा कैसे जाता है, और उनके एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो ज्यादा देर ना करते हुए चलो स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, यस, द केमिस्ट्री मस्ट बी रिस्पेक्टेड। केमिस्ट्री को रिस्पेक्ट करना। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो चैप्टर की शुरुआत होती है व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन से। ठीक, सबसे बेसिक सवाल कि हम केमिकल रिएक्शन एंड चेंजेस पढ़ने जा रहे हैं, तो स्टार्टिंग कहां से करते हैं कि केमिकल रिएक्शन होती क्या है। अब केमिकल रिएक्शन कोई भी ऐसा प्रोसेस है जिसमें पुराने बॉन्ड टूटेंगे और नए बॉन्ड बनेंगे। सिंपल भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में यही कहा जा सकता है कि केमिकल चेंजेस क्या होते हैं या केमिकल रिएक्शन क्या होती है जिसमें पुराने बॉन्ड्स टूटते हैं और नए बॉन्ड्स बनते हैं। एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं क्या है। A chemical reaction is the process of breaking the chemical bonds of the reacting substances and making new bonds to form new substances। यानी जो रिएक्टिंग सब्सटेंसेस हैं हमारे, जो केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहे हैं, उनके बॉन्ड्स टूटेंगे और नए बॉन्ड्स बनेंगे। ठीक है, और क्या है हमारे पास? केमिकल बॉन्ड क्या होता है, जैसे यहाँ पे केमिकल बॉन्ड लिखा है। ठीक है, अब ये केमिकल बॉन्ड क्या है? केमिकल बॉन्ड वो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है जिससे कंपाउंड में ये जो रिएक्टेंट है आपस में वो जुड़ा है। कैसे? जैसे ऐसे, कैसे? ऐसे। इट इज द फोर्स दैट होल्ड्स द एटम्स ऑफ अ मॉलिक्यूल टुगेदर। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक रिएक्शन है H2 प्लस N2, इसने बनाया ट्वाइस ऑफ NH3। ठीक है, क्या ये बैलेंस है? क्या इसको बैलेंस कर लो? N2 प्लस 3H2 ये बनाया इसने। हाइड्रोजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है, उसने अमोनिया बना दिया। अब हमें केमिकल बॉन्ड देखना है, तो हाइड्रोजन कैसा होता है? ऐसा होता है। हाइड्रोजन के दो होते हैं। ठीक है, एक ये एटम, ये एक एटम, इनके बीच में ये रहा एक बॉन्ड। नाइट्रोजन के केस में क्या होता है? नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा रहता है। ठीक, तो ये जो बॉन्ड हैं ये ही इनके केमिकल बॉन्ड है। और अमोनिया कैसा होता है? अमोनिया थोड़ा ऐसा होता है। कैसा होता है? ऐसा होता है। एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, तो तीन हाइड्रोजन अमोनिया में किससे जुड़े हैं? केमिकल बॉन्ड से जुड़े हैं। किसके साथ? नाइट्रोजन के साथ। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन में क्या हुआ? पुराने बॉन्ड्स टूटे, किसके? रिएक्टेंट के, और नए बॉन्ड बने। ठीक है, और ये सब जो रिएक्टेंट थे हमारे, ये किससे जुड़े थे? ये सब जुड़े थे केमिकल बॉन्ड से। ठीक, आगे चलते हैं अब। ठीक है, अब केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन होती कब है? ठीक, कि कोई भी केमिकल रिएक्शन या केमिकल चेंज तब होता है जब उसके जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में टकराएं, वो आपस में कोलाइड करें। मतलब रिएक्शन होने के लिए उसका, और मतलब एक रिएक्टेंट और दूसरे रिएक्टेंट का आपस में पास आना जरूरी है ना। मतलब ऐसे मान लो अगर कोई वहां रखा है, कोई वहां रखा है, मुझे रिएक्शन करानी है, तो ऐसे में तो रिएक्शन नहीं हो पाएगी। रिएक्शन कराने के लिए क्लोज आना पड़ेगा, पास आना पड़ेगा। ठीक है, और पास आके क्या होगा? रिएक्टेंट के पार्टिकल्स जो होंगे वो कोलाइड करेंगे। ठीक है, आपस में एक दूसरे से कोलाइड करेंगे, तब क्या होगा? तब रिएक्शन आगे प्रोसीड करेगी। ठीक है, कोलिजन्स अकर व्हेन रिएक्टेंट आर इन क्लोज कांटेक्ट। कैसे? क्लोज कांटेक्ट में होने चाहिए, और बाय सप्लाई ऑफ एनर्जी। या तो क्लोज कांटेक्ट में रख दो, किसको? रिएक्टेंट्स को। ठीक है, पास आओ, हम पास आए तो कुछ हुआ। क्या हुआ? केमिकल चेंज हुआ या केमिकल रिएक्शन हुई। या फिर उसमें बाहर से क्या दो? एनर्जी की सप्लाई, तो उससे क्या होगा? चीजें बन जाएंगी, केमिकल रिएक्शन या चेंजेस हो जाएंगे। ठीक है, आगे क्या है? आगे क्या है? कंडीशंस नेसेसरी फॉर अ केमिकल चेंज। ठीक है, हमारे पास दो रिएक्टेंट है मान लो। अब हम उन दो रिएक्टेंट्स में क्या क्या कंडीशन ऐसी दें कि केमिकल चेंज हो जाए। हम क्या क्या कर सकते हैं? हम ये सब कर सकते हैं, जैसे हम उन दोनों को मिक्स कर सकते हैं, बिल्कुल मिक्स कर सकते हैं।
उनका सोल्यूशन बना सकते हैं, उनको हीट दे सकते हैं, जैसे हमने पीछे देखा कि एनर्जी दो अलग से, ठीक। और क्या कर सकते हैं, लाइट दे सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, प्रेशर और कैटलिस्ट का यूज हम कर सकते हैं। इन सब चीजों को, इन सब कंडीशंस को हम आगे वाली स्लाइड्स में एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले शुरुआत करते हैं मिक्सिंग से। मिक्सिंग में हमारे पास क्या है, ठीक है, टॉम एंड जेरी, ओके। देखो मिक्सिंग क्या है, क्लोज कॉन्टैक्ट, ठीक है। मान लो मेरे पास दो रिएक्टेंट्स हैं, उनको मैंने एक बीकर में डाला और उनको मिक्स कर दिया आपस में, ठीक। जब दो अलग अलग रिएक्टेंट्स मैंने एक बीकर में डाले और उनको मिक्स किया तो क्या हुआ, उसके पार्टिकल्स रिएक्टेंट 1 के और रिएक्टेंट 2 के क्या हुए, पास में आए, कोलाइड किए, ठीक है। अब जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पे था रिएक्टेंट ए, ठीक है, और ये था मेरे पास रिएक्टेंट बी, ठीक है, और ये मैंने बना दिया एक बीकर, ठीक है। इस बीकर में मैंने रिएक्टेंट ए डाला, रिएक्टेंट बी डाला, मान लो ये पाउडर में था, ठीक है। अब मान लो ये इसमें यहाँ पे रिएक्टेंट ए है और रिएक्टेंट बी के लिए मैं दूसरा कलर चूज कर लेता हूँ, मान लो येलो चूज कर दिया। अब मैंने येलो चूज कर दिया, येलो क्या है, मान लो येलो से बी है और व्हाइट से ए है। अब ये एक बीकर में आ गए, ठीक। अब मैं इनको क्या करूंगा, अब मैं इनको मिक्स कर दूंगा। मिक्स करने के लिए क्या करें, चलो रेड ले लेते हैं। ये मेरे पास मान लो एक ग्लास रॉड है, ठीक है, इसको मैंने क्या किया, ऐसे बीकर को ऐसे इसमें दोनों चीजें डाल के मैंने ऐसे मिक्स कर दी। तो क्या हुआ मिक्स करने से, मिक्स करने से हुआ ये, दो रिएक्टेंट क्लोज कॉन्टैक्ट में आए, वो रिएक्ट करे, उनके मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड किए तो केमिकल रिएक्शन हो गई। एग्जाम्पल, आयोडीन एंड फॉस्फोरस रिएक्ट व्हेन ब्रॉट क्लोज टुगेदर, ठीक है। सो एक रिएक्शन में जिसमें आयोडीन और फॉस्फोरस हम रिएक्ट कराएं तो कैसी रिएक्शन होगी, वो वायलेंट रिएक्शन होगी। जैसे ये है, इसने एक ड्रॉप डाला इसमें और एक्सप्लोजन हुआ, वायलेंट हुआ, मतलब हीट निकली, गैस निकली, फायर हुई, ऐसा कुछ हुआ होगा। तो आयोडीन और फॉस्फोरस को जब हम मिलाते हैं तो उनकी रिएक्शन वायलेंट होती है, ठीक है। लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम व्हेन मिक्स्ड फॉर्म लेड आयोडाइड, ठीक। तो यहाँ पे ऐसे देख लो, जैसे मान लो मैंने ये वाला एग्जांपल लिया था, तो इसमें मान लो लेड नाइट्रेट को हम ये रख लेते हैं। लेड नाइट्रेट क्या होता है, PbNO3 होता है लेड नाइट्रेट, ठीक है। और पोटेशियम, पोटेशियम आयोडाइड होगा ना शायद, हाँ पोटेशियम आयोडाइड होगा ये, ठीक है। तो लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड जब मैंने एक बीकर में डाल के मिक्स किए तब मेरे पास क्या बना, तब मेरे पास लेड आयोडाइड बना। और ये किस कलर का था, ये येलो कलर का था। और बाकी ये दोनों किस कलर के थे, ये ट्रांसपेरेंट था, कैसा था, ट्रांसपेरेंट। और ये भी कैसा था, ये भी ट्रांसपेरेंट था, ठीक है। तो दो रिएक्टेंट मैंने लिए, उनको मैंने एक बीकर में डाला और मैंने उनको मिक्स कर दिया आपस में, तो क्या हुआ, उनके मॉलिक्यूल्स साथ में आए, वो कोलाइड करे और केमिकल चेंज या रिएक्शन प्रोसीड हो गई, ठीक है। ये दो एग्जांपल्स हैं उसके, ठीक है। टू सब्सटेंसेस मिक्स्ड इन देयर सॉलिड स्टेट। चलो सॉलिड स्टेट में हमने लिक्विड में ले लिया, ठीक है। लिक्विड में होगा तो क्या होगा, लिक्विड में क्या करेंगे आगे देखते हैं, सॉल्यूशन बन जाएगा लिक्विड होगा तो, ठीक है। सॉल्यूशन कैसे बनाए, किसी चीज को आपने वाटर में डिसॉल्व कर लिया या फिर किसी और सॉल्वेंट में आपने डिसॉल्व किया तो आपने क्या बना दिया, उसका एक सॉल्यूशन बना दिया। अब जैसे यहाँ पे मिस्टर बीन के पास एक रेड कलर का सॉल्यूशन था, पहले देखो क्या था, पहले ब्लैक था और एक ट्रांसपेरेंट था। फिर से प्ले करो इसको, ये देखो ये ब्लैक है, ये ट्रांसपेरेंट है। जब ब्लैक को इसने ट्रांसपेरेंट में डाला तो क्या हुआ, रेड बन गया। यानी केमिकल चेंज हुआ, कुछ तो चेंज हुआ ना, क्या हुआ मुझे क्या पता क्या हुआ, ठीक। अब देखो, in some cases a chemical reaction occurs when substances are mixed in their molten or aqua state। देखो या तो molten state ले सकते हैं या तो aqua state ले सकते हैं। कुछ कुछ स्पेसिफिक टर्म्स को ध्यान रखो, जैसे molten state और aqua state। पिछले वाले में क्या था, पिछले वाले में हम नहीं, कहाँ गया, पिछले वाले में हमने सॉलिड स्टेट में लिया था। सॉलिड स्टेट मतलब जैसे पाउडर ले लिया हमने, ठीक है। तो पाउडर स्टेट में आयोडीन एंड फॉस्फोरस, आयोडीन के क्रिस्टल होते हैं, फॉस्फोरस भी थोड़े थोड़े पाउडर जैसा होता है, ठीक है। और जब हमने उनका सोल्यूशन बना दिया तो क्या हुआ, सोल्यूशन में या तो हमने वाटर ऐड किया होगा, अगर एक्वा स्टेट में है तो हमने वाटर में डिसॉल्व किया होगा उनको, या फिर मोल्टन स्टेट में होंगे वो, ठीक है। उनको हमने हाई टेम्परेचर पे मेल्ट कर दिया तो वो किस स्टेट में आ गए, रिएक्टेंट्स मोल्टन स्टेट में आ गए, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है, ऑक्सैलिक एसिड क्रिस्टल्स एंड सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट ओनली इन वाटर। मतलब जैसे ऑक्सैलिक एसिड है, ऑक्सैलिक एसिड क्या होता है, ऑक्सैलिक एसिड थोड़ा सा ऐसा दिखता है, H2CO4 कहते हैं उसको,
ठीक है, मान लो इसका मेरे पास पाउडर है, ये क्या है, ऑक्सैलिक एसिड का पाउडर है मेरे पास, ठीक है। और क्या है मेरे पास, सोडियम कार्बोनेट है। चलो सोडियम कार्बोनेट, कलर चेंज कर लेते हैं, सोडियम कार्बोनेट को येलो से दिखा देते हैं। और मान लो ये है सोडियम कार्बोनेट येलो वाला, ठीक। अगर ये ऐसे ही पाउडर्ड फॉर्म में है तो ये रिएक्ट नहीं करेंगे। अब इनको रिएक्ट कराया कैसे जाए, सिंपल, एक बीकर लो, उसमें पानी भर दो, हमने वाटर भर दिया एक बीकर में, और इसको इसमें डाल के मिक्स कर दो। क्या कर दो, मिक्स कर दो। तो क्या होगा, ऑक्सैलिक एसिड क्रिस्टल सोडियम कार्बोनेट क्रिस्टल्स के साथ रिएक्ट कर जाएंगे ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। ये दोनों पाउडर्ड फॉर्म में रिएक्ट नहीं करेंगे, जैसे पिछले वाले में कर जा रहे थे आयोडीन और फास्फोरस। लेकिन इस वाले में अगर वाटर प्रेजेंट नहीं होगा तो ऑक्सैलिक एसिड के क्रिस्टल्स किसके साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टल्स के साथ। इनकी रिएक्शन के लिए क्या जरूरी है, पानी होना जरूरी है। पानी डालने से क्या होगा, ये अपने एक्वा स्टेट में आ जाएंगे। जब एक्वा स्टेट में आ जाएंगे तो क्या होगा, इनके मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करेंगे और क्या हो जाएगा, केमिकल चेंज हो जाएगा। और क्या है हमारे पास एग्जाम्पल, रिएक्शन ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड सिल्वर नाइट्रेट टू फॉर्म सिल्वर क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्रेट। चलो इसको ऐसे लिख लो, कैसे लिख लो, ऐसे लिख लो, रिएक्शन ऑफ सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड क्या होता है, NaCl। दूसरा क्या है हमारे पास, सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3, ठीक है, ये Cl बड़ा कर दो, AgNO3 टू फॉर्म सिल्वर क्लोराइड। क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सिल्वर क्लोराइड AgCl, और क्या बन जाएगा, सोडियम नाइट्रेट, ठीक है। अब ये सोडियम क्लोराइड जो है, ये हमने देखा ये कॉमन सॉल्ट है, जैसे टाटा नमक, देश का नमक, ये क्या है, कॉमन सॉल्ट। ये कैसे फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है। बट ये सॉलिड फॉर्म इसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा, इसका हमें क्या बनाना पड़ेगा, एक सॉल्यूशन। इसका हमें क्या बनाना पड़ेगा, NaCl का एक सॉल्यूशन, ठीक है। और सिल्वर नाइट्रेट है हमारे पास, इसका भी हमें क्या बनाना पड़ेगा, एक सॉल्यूशन। इसका भी हमने क्या बनाया, एक सॉल्यूशन। कैसे, पानी में डिसॉल्व करके। और जब दोनों पानी में डिसॉल्व हो गए, अपने एक्वा स्टेट में आ गए, तब इन्होंने रिएक्ट करके क्या बना लिया, सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट, ठीक है। तो हमने क्या किया, सॉल्यूशन बनाया चीजों का। नेक्स्ट, हीट। चलो नेक्स्ट है हमारे पास, हम केमिकल चेंज करा सकते हैं, कैसे, हीट करके। कैसे, एग्जाम्पल देखो, ठीक है, सम केमिकल रिएक्शंस अकर ओनली ऑन हीटिंग, ठीक है। अब जैसे कि हीटिंग ऑफ कॉपर कार्बोनेट है, इसमें क्या होता है, जब हम कॉपर कार्बोनेट को हीट करते हैं, हमने क्या किया, कॉपर कार्बोनेट को हमने हीट किया, तो क्या हुआ, ये बनाएगा कॉपर ऑक्साइड और हमारी CO2 गैस जो है वो रिलीज हो जाएगी, ठीक है। ये जो कॉपर ऑक्साइड है ये होता है ब्लैक कलर का। कैसा होता है ये, ब्लैक कलर का, ठीक। इसमें मेन चीज हमें क्या देखनी है, मेन चीज हमें ये देखनी है कि हमने एक रिएक्टेंट को हमने सिर्फ हीट किया। ये डेल्टा का जो साइन है ना, ये ट्राइंगल वाला, इसका मतलब होता है हीट, ठीक है। और अगर ये एरो के ऊपर लिखा हुआ है तो पिछले वाले लेक्चर्स में हमने क्या देखा था कि केमिकल इक्वेशन को मोर इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एरो के ऊपर सिंबल्स यूज करते हैं। टेम्परेचर, प्रेशर अगर हो, कैटलिस्ट हो, तो वो भी हम एरो के ऊपर और नीचे लिखते हैं। तो कॉपर कार्बोनेट को हमने क्या किया, एक रिएक्टेंट को हमने हीट किया, तो क्या हुआ, केमिकल रिएक्शन हुई, केमिकल चेंज हुआ, और मेरे पास दो प्रोडक्ट बन गए। कौन कौन से प्रोडक्ट, CO2 गैस रिलीज हो गई, कहाँ पे, एयर में, और कॉपर ऑक्साइड बन गया। यहाँ पे देखो क्या हुआ, यहाँ पे देखो, पहले मेरे पास कॉपर कार्बोनेट था, ये कैसा था, ग्रीन कलर का, ठीक है। अब ये यहाँ पे है, ये है बंसन बर्नर, ये क्या है, ये है बर्नर, ठीक। ये है फ्लेम, फ्लेम से क्या हुआ, यहाँ पे हीट हुई चीजें, ठीक। और रिएक्शन ऐसे हुई, फिर मेरे पास क्या बन गया, कॉपर ऑक्साइड, और बाहर क्या रिलीज हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। एक एग्जाम्पल और देख लो इसमें, डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट, ठीक है। लेड नाइट्रेट को जब मैं डिकम्पोज करूंगा, सेम, ठीक, कैसे डिकम्पोज करेंगे, सेम हीट करके। लेड नाइट्रेट को, जैसे ये टेस्ट ट्यूब है, लेड नाइट्रेट के क्रिस्टल्स को इसी टेस्ट ट्यूब में ले लो, फिर इसको बर्नर के ऊपर रखो, क्या होगा, लेड नाइट्रेट डिकम्पोज होगा लेड ऑक्साइड में, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस में, और ऑक्सीजन गैस में, ठीक है। इसमें दो गैसेस मिलेंगी हमको, और लेड ऑक्साइड सॉलिड होता है, ठीक है। तो लेड नाइट्रेट और कॉपर कार्बोनेट की डिकम्पोजिशन रिएक्शन किस टाइप की एग्जाम्पल है, जिनमें हीट हमने दी और क्या हुआ, केमिकल रिएक्शन हुई, ठीक है। नेक्स्ट, लाइट। लाइट की प्रेजेंस में कौन सी केमिकल रिएक्शन होती है, लाइट की प्रेजेंस में हम सबको पता है कि फोटोसिंथेसिस होती है।
एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। क्या है? द रिएक्शंस विच अकर बाय द एक्शन ऑफ लाइट नोन एज फोटोकेमिकल रिएक्शन और फोटोलिसिस। देखो फोटोकेमिकल, फोटो वर्ड जहां भी यूज होता है मतलब होता है लाइट वहां पे यूज हुई है, ठीक है। और फोटोकेमिकल है यानी लाइट यूज करके कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है। और अगर फोटोलिसिस है तो लाइट की प्रेजेंस में कोई चीज ब्रेक हुई है। जैसे लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक करना, ठीक है। लाइसिस मतलब होता है ब्रेक, BREAK। हाँ, लाइसिस मतलब होता है ब्रेक करना या फिर स्प्लिट करना, अलग अलग तोड़ देना, ठीक है। तो क्या होता है भाई, इसमें इसमें मॉलिक्यूल्स होते हैं जो रिएक्टेंट के, वो लाइट से एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। हमने रिएक्टेंट्स को, रिएक्टेंट क्या थे, मॉलिक्यूल थे हमारे पास किसी कंपाउंड के, उनको जब हमने लाइट दी तो क्या हुआ, उन्होंने लाइट एब्जॉर्ब करी, उनके पास एनर्जी आई। लाइट क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी तो है ना। ये जो लाइट हमने दी, जैसे ये सनलाइट जो है, ये क्या है, लाइट भी तो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी ही तो है, ठीक है। तो मॉलिक्यूल्स ने, रिएक्टेंट्स ने लाइट को एब्जॉर्ब किया, ठीक है। एब्जॉर्ब करने के बाद क्या हुआ, उनके अंदर एनर्जी आई और फिर उन्होंने दूसरे रिएक्टेंट के साथ रिएक्शन करी और क्या हुआ, उन्होंने रिएक्शन कंप्लीट कर ली फिर, ठीक। इसका एग्जांपल क्या है, फोटोसिंथेसिस का। एक बार इसको देख लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, सनलाइट, ठीक है। ये क्या है, ये है मेरा सन, ठीक। सन से आई है सनलाइट, कहाँ पे, एक लीफ पे, ठीक। लीफ में क्या होता है, क्लोरोफिल, ठीक। और एनवायरनमेंट से प्लांट क्या लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ठीक। लाइट आ रही है, सोर्स ऑफ एनर्जी। रिएक्टेंट कौन कौन से है मेरे पास, एक R1, मतलब ऐसे बोलेंगे रिएक्टेंट 1 कार्बन डाइऑक्साइड, और दूसरा रिएक्टेंट कौन सा, वाटर, ठीक। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपस में रिएक्ट किए क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, और हमें एनर्जी की सोर्स में थी हमारे पास सनलाइट, तो इन्होंने क्या बना लिया, इन्होंने आगे बना लिया कार्बोहाइड्रेट, और क्या रिलीज कर दी इन्होंने, ऑक्सीजन। मान लो ये P1 है, प्रोडक्ट 1, और ये है प्रोडक्ट 2। फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन क्या होती है वो हम सबको पता है। ये कार्बोहाइड्रेट में मेरे पास क्या मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट में मेरे पास मिलेगा ग्लूकोज, ठीक है। तो इसमें हमने क्या देखा कि सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है हमारी ये केमिकल रिएक्शन की, सनलाइट, ठीक है। फोटोसिंथेसिस इसका बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा, लाइट की प्रेजेंस में और भी चीजें हुई हैं, चलो ठीक है। लाइट की प्रेजेंस में और क्या क्या हुआ है, लाइट की प्रेजेंस में और हुआ है, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन रिएक्ट इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। क्या होती है जब सनलाइट को हम हाइड्रोजन और क्लोरीन से एक्सपोज कराते हैं, क्या होगा, क्या ये लाइट है, ये लाइट से ही होगा ना, हाँ लाइट से ही होगा। हाँ तो क्या होगा, H2 प्लस Cl2, हीट, ये हीट करा है ना, ये लाइट मिली है हमको, हाँ सही है, सनलाइट ही है, ठीक है। तो हीट और सनलाइट, इसकी प्रेजेंस में क्या हुआ, HCl गैस बन गई। HCl गैस बनेगी, यस, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl बनेंगे, यहाँ पे 2 यहाँ पे 2, ठीक है। हाइड्रोजन और क्लोरीन की रिएक्शन भी सनलाइट की प्रेजेंस में होती है। कहाँ लिखा है ये यहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है, ये यहाँ लिखा है, ये रहा लाइट वाला पार्ट, ठीक है। और क्या होता है, क्लोरीन वाटर इज एक्सपोज टू सनलाइट, ऑक्सीजन इज इवॉल्व। क्लोरीन वाटर मतलब क्लोरीन के साथ वाटर है, पहले क्या होगा, ये रही मेरे पास क्लोरीन गैस, इसको मैंने ट्रीट कराया वाटर से, अब क्या बनेगा, एक मेरे पास बनेगा HCl और एक मेरे पास बनेगा HClO, यही बनेगा, क्या यही बन रहा है यहाँ पे, यस, एक मॉलिक्यूल HCl और एक मॉलिक्यूल HClO। अब इस HClO में मैं कराऊंगा सनलाइट की ट्रीटमेंट, इसको मैं दिखाऊंगा सनलाइट, तो क्या होगा, ये ब्रेक हो जाएगा किसमें, 2 HCl के मॉलिक्यूल में और एक O2 के मॉलिक्यूल में, और यहाँ पे मैंने लिख दिया 2, ठीक। तो क्लोरीन वाटर को जब मैंने सनलाइट से एक्सपोज कराया तो क्लोरीन वाटर डिकम्पोज हुआ किसमें, ऑक्सीजन में, और किसमें डिकम्पोज हुआ, HCl एसिड में, ठीक है। तो लाइट का पीछे वाला भी एग्जाम्पल था हमारे पास फोटोसिंथेसिस का, और यहाँ पे भी एग्जाम्पल था जिसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन रिएक्ट कर रहे थे सनलाइट की प्रेजेंस में, और क्लोरीन वाटर भी डिकम्पोज हो रहा था सनलाइट की प्रेजेंस में, ठीक है। तो इन रिएक्शन में क्या था, सनलाइट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी हमने, लाइट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी हमने यूज करी थी, ठीक। नेक्स्ट, अच्छा देखो, अभी हमने जो जो पीछे चीजें देखी उसमें क्या था कि सनलाइट की प्रेजेंस में कहीं पे डिकम्पोजिशन हो रहा था, ठीक है, मतलब मैक्सिमम जगह सनलाइट में डिकम्पोजिशन ही हो रहा था। फोटोसिंथेसिस में हमने देखा फॉर्मेशन हो रहा था। अब क्या करते हैं कि जैसे हमारे पास जो ऐसी चीजें, ऐसे केमिकल्स होते हैं
जिनको हम सनलाइट में नहीं रख सकते। अगर उन केमिकल्स को हम सनलाइट में एक्सपोज करा दें तो वो डिकम्पोज हो जाते हैं। ठीक है, अब इसके लिए क्या करें? इसके लिए हम ये कर सकते हैं कि हमारे पास अलग से ब्राउन या डार्क ब्लैक कलर की बॉटल्स आती हैं। ठीक है, अब ये इनका देखो शेड क्या है, डार्क है। ये क्या करेंगी, ये सनलाइट को प्रिवेंट करती हैं अंदर केमिकल पे आने के लिए। जैसे मान लो ये है मेरा प्यारा सा एक सन, बहुत प्यारा सा मेरे पास एक सन है। ठीक, सन क्या करेंगे, सन यहाँ पे अपनी सनलाइट देंगे। ठीक, सन क्या करेंगे, सनलाइट देंगे। और मान लो अगर ये किसी विंडो के पास रखी होती ये बॉटल लैब में, तो क्या होता, सनलाइट आती, कंपाउंड में जाती और क्या होता, कंपाउंड डिसोसिएट हो जाता या फिर डिकम्पोज हो जाता। तो ये ना हो, इसीलिए हम ऐसे डार्क कलर की एक बॉटल होती है, डार्क शेड्स में जो बॉटल आती है उनको यूज करते हैं। और इन बॉटल्स पे लिखा भी होता है स्टोर इन अ कूल एंड डार्क प्लेस। ये डार्क प्लेस क्यों लिखा है यहाँ पे, ताकि ये डिकम्पोज ना हो जाए सनलाइट की प्रेजेंस में। फॉर एग्जाम्पल सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन, हाइड्रोजन परऑक्साइड का सोल्यूशन, ये सब जो बॉटल्स में रखे जाते हैं उन बॉटल्स का कलर कैसा होता है, उन बॉटल्स का कलर होता है ब्राउन कलर का, क्योंकि दे डिकम्पोज इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, जैसे H2O2 है, H2O2 में अगर आप सनलाइट दिखाओगे उसको तो क्या होगा, ये डिकम्पोज हो जाएगी H2O प्लस O2 में। और हमें काम किसका है, हमें तो H2O2 का काम है। अगर ये डिकम्पोज हो गया तो ये बन जाएगा, ये तो हमारे किसी काम का नहीं है फिर। ठीक है, तो ऐसे जो फोटो सेंसिटिव केमिकल्स होते हैं जिनको सनलाइट से दूर रखना होता है, उनको डार्क ब्राउन या ब्लैक बॉटल्स में हम लैब में रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट नोट में था, इलेक्ट्रिसिटी। अब हमारे पास वो रिएक्शंस हैं जिसमें हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी है। इलेक्ट्रिसिटी देके भी हम रिएक्शन को करा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेनली क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी में चीजें डिकम्पोज होती हैं। ठीक है, कहीं कहीं पे बनती भी हैं लेकिन कहीं कहीं पे डिकम्पोज होती हैं। बट हमारा मेन क्या है, हमें इलेक्ट्रिसिटी एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी देखना है, किसमें, केमिकल रिएक्शन कराने में। तो क्या होता है, जैसे डिकम्पोजिशन की रिएक्शन हुई कुछ कंपाउंड्स की, ठीक है, वो तभी होती है पॉसिबल जब उनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास कराई जाए, जैसे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर या फिर इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड। अब देखो होता क्या है, ये सेटअप है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर का। ठीक है, ये है मेरे पास पावर सप्लाई, यहां से क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी आएगी। ये है एक कंटेनर जहां पे मेरे पास यहां पे भरा है वाटर। ठीक है, और ये दो है मेरे पास इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब। ये क्या है मेरे पास, इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब्स। ठीक है, इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब। ठीक है, अब इनमें क्या होगा, बता रहा हूं क्या होगा। ठीक है, और ये है मेरे इलेक्ट्रोड्स, ये है क्या, मेरे इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में मैंने ELEC लिख दिया इसको। अब क्या होगा, जब मैं यहां से स्विच ऑन करूंगा तो करंट पास होगा, इसमें हर जगह वाटर ही वाटर भरा हुआ है। ठीक, ये जो इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब है इसमें इलेक्ट्रोड अंदर है और वाटर भी इसके अंदर है। ठीक, तो क्या हुआ, वाटर ब्रेक होगा, किसकी प्रेजेंस में, इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में। और क्या बनाएगा, वाटर जब ब्रेक होगा इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में तो क्या बना देगा, ये वाटर है, इसमें आपने क्या पास कराई, इलेक्ट्रिसिटी। तो क्या हुआ, वाटर ब्रेक हुआ किसमें, हाइड्रोजन गैस में और ऑक्सीजन गैस में। अब इसको अगर मैं बैलेंस करूं तो 2H2 इधर 2 इधर, तो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होती है कब, वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस में। ठीक है, और इसमें अगर गैस का रेशियो पूछा जाए तो वो होता है 2:1। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड। अब यहां पे अगर हम मोल्टेन सोडियम क्लोराइड ले लें तो क्या होगा, सिंपल, ये भी अपने कंपाउंड में ब्रेक हो जाएगा। किसमें, याद रखना मोल्टेन सोडियम क्लोराइड ले रहे हैं, एक्वस सोडियम क्लोराइड नहीं है। एक्वस सोडियम क्लोराइड होता तो क्लोरो एल्कली प्रोसेस में क्या हो जाता, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाती, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाती और क्लोरीन गैस इवॉल्व होती। बट हमने यहाँ पे क्या लिया है, हमने यहाँ पे लिया मोल्टेन, क्या लिया है हमने यहाँ पे, यहाँ लिख दो इसको, हमने लिया है यहाँ पे मोल्टेन सोडियम क्लोराइड। मोल्टेन सोडियम क्लोराइड जब हम लेंगे तो ये ब्रेक हो जाएगा सोडियम में और क्लोरीन गैस में। ठीक है, ये किस में ब्रेक हो जाएगा, सोडियम में और क्लोरीन गैस में। ठीक, जब एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे, सोडियम क्लोराइड, हाँ, जब एक्वस सोडियम क्लोराइड लेंगे वो ब्रेक होता है किसमें, NaOH में, Cl2 गैस में और H2 गैस में। ठीक है,
आगे चलते हैं। इसमें क्या था, सोर्स ऑफ एनर्जी हमारी क्या थी, इलेक्ट्रिसिटी। इसको ऐसे लिख दो, सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है हमारी, इसमें इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी देके हमने क्या कराया, केमिकल चेंज कराया, केमिकल रिएक्शन कराई। डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी एक केमिकल रिएक्शन का टाइप है, ठीक है। प्रेशर, कुछ चीजों में हम प्रेशर देके मतलब जैसे उसको दबा के, जैसे मेरे मान लो मेरे पास यहाँ पे हाथ में कुछ है और मैं उसको दबाऊं तो उससे भी क्या होता है, केमिकल चेंज होता है। कैसे, देखो पहले डेफिनेशन पढ़ो। Some chemical reactions take place only when the involved substances are subjected to high pressure. हाई प्रेशर कैसे बनाएंगे हम लोग, हाई प्रेशर जैसे ये एग्जांपल देखो, इसको कहते हैं मोर्टार एंड पेस्टल। क्या कहते हैं इसको, इसको हम कहते हैं मोर्टार एंड पेस्टल, ठीक है। इससे क्या करते हैं, हम चीजों को ग्राइंड करते हैं, मतलब और चीजों को फाइन पाउडर में बनाते हैं। ये ऐसे बाउल जैसा एक होता है और साथ में यहाँ पे पेस्टेल होता है, जिससे हम लोग उसमें चीजों को रख के ऐसे ऐसे राउंड एंड राउंड करते हैं तो वो चीजें पाउडर्ड फॉर्म में हो जाती हैं। अब यहाँ पे क्या है, देखो ये नीचे वाला क्या है, एक बाउल जैसा है, इसमें इन्होंने कोई एक केमिकल डाला पाउडर्ड फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में, और उसको ग्राइंड किया ऐसे ऐसे। ग्राइंड करने से क्या हुआ, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटा। और जब अगर किसी चीज को हम ग्राइंड कर रहे हैं, किसी चीज को दबा रहे हैं, तो हम उस चीज को क्या कर रहे हैं, उस चीज पे हम प्रेशर लगा रहे हैं, ठीक है। तो प्रेशर लगाने से क्या हो रहा था, केमिकल रिएक्शन हो रही थी। एग्जाम्पल, मर्क्यूरिक क्लोराइड एंड पोटेशियम आयोडाइड आर रब्ड इन अ मोर्टार टू फॉर्म मर्क्यूरिक आयोडाइड, ठीक। पहला रिएक्टेंट कौन, मर्क्यूरिक क्लोराइड, ठीक, ये है R1। दूसरा रिएक्टेंट कौन, पोटेशियम आयोडाइड, ये है R2। और प्रोडक्ट क्या बना मेरे पास, P1। P1 में क्या है मेरे पास, मर्क्यूरिक आयोडाइड। सो अगर मैं इस मोर्टार एंड पेस्टल में मर्क्यूरिक क्लोराइड एंड पोटेशियम आयोडाइड, जैसे अगर मैं लिख दूं मर्क्यूरिक क्लोराइड और पोटेशियम आयोडाइड, इन दोनों को अगर मैं इस मोर्टार यहाँ पे डालूं, इस मोर्टार में, इस बाउल में, और मैं उनको मिक्स करूं, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, मेरे पास बन जाएगा मर्क्यूरिक आयोडाइड। ये Mi जो लिख रहा हूं ये उनका फॉर्मूला नहीं है, ये बस मैं बताने के लिए लिख रहा हूं, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन फॉर्म अमोनिया अंडर हाई प्रेशर, ठीक है। अब नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस की रिएक्शन अंडर हाई प्रेशर, कैसा प्रेशर, हाई प्रेशर, क्या बना देती हैं, अमोनिया गैस बना देती है, ठीक है। 2N2 नहीं, कितना है, अरे सॉरी ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, इरेजर, यस आप जाइए, पेन आप आइए, N2 प्लस 3H2, N2 प्लस 3H2 बराबर 2NH3। तो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन की रिएक्शन अंडर हाई प्रेशर क्या बना देती है, अमोनिया गैस बना देती है। और दूसरे एग्जाम्पल में मर्क्यूरिक क्लोराइड एंड पोटेशियम आयोडाइड, जब एक मोर्टार एंड पेस्टल में डाल के हम उसको ग्राइंड करते हैं तो क्या बनता है, तो बनता है मर्क्यूरिक आयोडाइड। तो ये कैसी रिएक्शन थी, जिसमें हमने क्या किया था, प्रेशर अप्लाई किया था केमिकल रिएक्शन को कराने के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं। कैटलिस्ट, कैटलिस्ट क्या होता है, कैटलिस्ट कुछ सब्सटेंस होते हैं, ये कुछ चीजें होती हैं जिनसे रेट ऑफ रिएक्शन या तो बढ़ाई जा सकती है या तो कम करी जा सकती है। कैटलिस्ट की कुछ प्रॉपर्टीज भी होती हैं, जैसे कैटलिस्ट कभी भी रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होता है, ठीक है। और कैटलिस्ट जैसे आपने डाला था रिएक्शन में, वैसा का वैसा ही आपको वापस मिलेगा, ठीक। एक बार डेफिनेशन पढ़ते हैं, कैटलिस्ट क्या करते हैं। कैटलिस्ट क्या करते हैं, या तो एक्सेलरेट करते हैं या तो डी एक्सेलरेट करते हैं, ठीक। एक्सेलरेट मतलब तेज करना, डी एक्सेलरेट मतलब धीमा करना। किसको, द रेट एट विच दे अकर, कोई भी केमिकल रिएक्शन जिस रेट पे चल रही है, मान लो कैटलिस्ट हमने डाला तो क्या हो सकता है, या तो उसकी रिएक्शन की जो रेट है वो तेज हो सकती है या फिर उस रिएक्शन की रेट धीमी हो सकती है, ठीक है। द कैटलिस्ट देमसेल्फ डू नॉट टेक पार्ट इन द रिएक्शन, यानी रिएक्टेंट ही आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाएंगे, कैटलिस्ट कभी भी रिएक्ट नहीं करेगा। कैटलिस्ट बस कुछ तो ऐसा करेगा कि उसकी रिएक्शन की जो रेट है, जितनी रेट पे प्रोडक्ट बन रहा है, वो और ज्यादा जल्दी से बनने लगे, या फिर कुछ ऐसा कर दे जिससे रिएक्शन की रेट क्या हो, धीमी हो जाए, ठीक। एग्जाम्पल देखते हैं, चलो।
पोटेशियम क्लोरेट डिकम्पोजेज एट 700 डिग्री सेल्सियस एंड रेट ऑफ ऑक्सीजन रिलीज इज वेरी स्लो। एक कंपाउंड है हमारे पास पोटेशियम क्लोरेट, ठीक। ये क्या होता है, इस कंपाउंड को जब हम डिकम्पोज कराते हैं 700 डिग्री सेल्सियस पे, यहां डिग्री लगा दो, तो क्या होता है, पोटेशियम क्लोरेट 700 डिग्री सेल्सियस पे ब्रेक होता है, किसमें, ऑक्सीजन में। बट इसकी जो ऑक्सीजन रिलीज की जो रेट है, मतलब जितनी रेट में ऑक्सीजन रिलीज हो रही है वो बहुत धीमी होती है। तो क्या करें, तो हम ये कर सकते हैं कि अगर हम, क्या इसका एग्जाम्पल है यहाँ पे, पोटेशियम क्लोरेट कहाँ है पोटेशियम क्लोरेट, हाँ ये है ना, ठीक है। अगर हम पोटेशियम क्लोरेट को अगर रिएक्ट करवाएं मैंगनीज ऑक्साइड एज अ कैटलिस्ट से, ठीक, हमने मैंगनीज ऑक्साइड एज अ कैटलिस्ट लिया किसमें, पोटेशियम क्लोरेट की डिकम्पोजिशन में, ठीक। तो उससे क्या हुआ, डिकम्पोजिशन जो है वो 300 डिग्री सेल्सियस पे ही हो गई और ऑक्सीजन रिलीज का रेट जो है वो हमारा क्या हुआ, वो बढ़ गया। क्या हो गया, बढ़ गया। पहले कितने पे हो रही थी, पहले 700 डिग्री सेल्सियस पे हो रही थी। कितने पे हो रही थी, 700 डिग्री सेल्सियस पे, जब मैंगनीज ऑक्साइड प्रेजेंट नहीं था। और जब मैंगनीज ऑक्साइड आया तो रेट कितना, मतलब टेम्परेचर कितना हो गया, 300 डिग्री सेल्सियस हो गया, ठीक। कितना हो गया, 300 डिग्री सेल्सियस। और रेट ऑफ ऑक्सीजन रिलीज क्या हुई, बढ़ गई। तो इस एग्जाम्पल में मैंगनीज ऑक्साइड ने क्या रोल प्ले किया है, कैटलिस्ट का रोल प्ले किया है। और इसने क्या किया, रिएक्शन की रेट को एक्सेलरेट किया। क्या किया, एक्सेलरेट किया, किसकी, ऑक्सीजन रिलीज की, ठीक है। यहां पे लिखा है कि मैंगनीज ऑक्साइड इज द कैटलिस्ट एंड रिमेन्स अनइफेक्टेड इन द रिएक्शन। और बुक में कहां पे है, ये बुक में है यहाँ पे, यही सेम एग्जाम्पल यहाँ पे है। देखो, अगर हमने मैंगनीज ऑक्साइड लिया है और कैटलिस्ट अगर यूज हो रहा होता रिएक्शन में, मतलब रिएक्ट कर रहा होता, तो हमें प्रोडक्ट में भी तो मैंगनीज का कुछ मिलता। बट कैटलिस्ट क्या है, कैटलिस्ट कभी भी रिएक्शन में रिएक्ट नहीं करते हैं किसी के साथ, रिएक्टेंट से रिएक्ट नहीं करेंगे। रिएक्ट तो रिएक्टेंट ही करेगा, बट कैटलिस्ट कभी भी रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, उसके साथ कुछ रिएक्ट करके कुछ प्रोडक्ट नहीं बनाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो, कहाँ पे, यहाँ पे जैसे 2KClO3 है, ये है पोटेशियम क्लोरेट। पोटेशियम क्लोरेट का फॉर्मूला लिख दो, क्या होता है ये, KClO3 है, ठीक है। और जब KClO3 ब्रेक हो रहा था तो ये किस में ब्रेक हो रहा था, हीट कर रहे थे इसको 700 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये ब्रेक हो रहा था ट्वाइस ऑफ KCl पोटेशियम क्लोराइड में और ऑक्सीजन गैस में, ठीक। तो यहाँ पे देखो प्रोडक्ट साइड पे कहीं पे भी मैंगनीज का कोई रोल नहीं है, ठीक। मैंगनीज यहाँ है ही नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि मैंगनीज रिएक्ट ही नहीं किया, ठीक। और इस कैटलिस्ट को हमने कहां पे लिखा है, इस कैटलिस्ट को हमने एरो बना के ऊपर लिखा है। कैसे लिखा है, KClO3, ठीक है, मैंगनीज डाइऑक्साइड MnO2, अरे यार इरेजर दो भाई, इरेजर, यस इरेजर, इसको अच्छे से लिखो, MnO2, ठीक है। और इसने क्या बनाया था, KCl और ऑक्सीजन गैस, ठीक। कैटलिस्ट कहां पे लिखते हैं हम लोग, एरो के ऊपर, ठीक है। क्या हमारे पास कैटलिस्ट का एक और एग्जाम्पल है क्या आगे, हाँ ये रहा। अभी हमने पीछे रिएक्शन देखी जिसमें अमोनिया बन रहा था, ठीक है। कैसे बन रहा था, N2 और H2 की रिएक्शन से, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की रिएक्शन से। कैसे बन रहा था, ऐसे बन रहा था, N2 प्लस 3H2, और ये कैसे बन रहा था, ये बना रही थी अमोनिया गैस, ठीक। अब क्या हुआ, अमोनिया रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस नाइट्रिक ऑक्साइड एंड वाटर वेपर इन प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम एंड कैटलिस्ट। अच्छा ये अमोनिया वाला उसमें है, प्रोमोटर में, सॉरी ये यहाँ पे नहीं है, इसको हटाओ, ये प्लैटिनम वाला है, ठीक है। अभी हमको क्या करना है, यहाँ पे अमोनिया रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस नाइट्रिक ऑक्साइड। कैसे लिखेंगे इसको, कैसे लिखेंगे, क्या यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है, हाँ ये रहा। हमने क्या किया, अमोनिया की रिएक्शन करी किसके साथ, ऑक्सीजन गैस के साथ, और क्या मिला हमको, नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस वाटर मिला, ठीक है। यहाँ पे भी 4 कर दो, ठीक है, और यहाँ पे कर दो 5, ठीक। अब इस रिएक्शन में क्या हो रहा था, पहले ये हो रही थी 800 डिग्री सेल्सियस पे। किस पे हो रही थी, 800 डिग्री सेल्सियस पे। क्या रिएक्ट कर रहा था, अमोनिया और ऑक्सीजन क्या बना रहे थे, नाइट्रिक ऑक्साइड बना रहे थे, ठीक। अब क्या हुआ, अगर हमने यहां पे कैटलिस्ट लिया प्लैटिनम, ठीक, हो सकता है
कि प्लैटिनम जब कैटलिस्ट ना लिया हो तो ये रिएक्शन की जो टेम्परेचर कंडीशन है वो थोड़ी और बढ़ी हुई होगी। हो सकता है 800 नहीं तो हो सकता है 1000 डिग्री पे ये रिएक्शन चल रही हो। बट प्लेटिनम एज अ कैटलिस्ट जब हमने यूज किया रिएक्शन में अमोनिया और ऑक्सीजन की, तो हो सकता है टेम्परेचर कंडीशन थोड़ी सी कम हो गई हो। ठीक, तो इसमें कैटलिस्ट कौन हमारा यूज हुआ? इसमें कैटलिस्ट हमारा यूज हुआ प्लेटिनम। कौन सा कैटलिस्ट यूज हुआ इसमें? पीटी। ये क्या होता है? ये होता है प्लेटिनम। ठीक है, और क्या है हमारे पास इसमें? पोटेशियम क्लोरेट का हमने देख लिया। ठीक है, और हमने क्या देख लिया? अमोनिया का देख लिया। ठीक है, अमोनिया के में रिएक्शन में हम प्लेटिनम एज ए कैटलिस्ट यूज करते हैं, और पिछले रिएक्शन में हमने क्या यूज किया था? मैंगनीज डाइऑक्साइड एज अ कैटलिस्ट यूज किया था। ठीक, नेक्स्ट क्या है? पॉजिटिव कैटलिस्ट एंड नेगेटिव कैटलिस्ट। ये तो बड़ा आसान है। इसमें क्या है? देखो, पॉजिटिव है, नाम में देखो अगर पॉजिटिव लिखा है तो अच्छी चीजें जा रही होंगी, चीजें बन रही होंगी। तो ये क्या करते हैं? ये एक्सेलरेट कर देते हैं चीजों को। क्या करते हैं? एक्सेलरेट करते हैं चीजों को। ठीक है, जैसे MnO2। MnO2 कहाँ पे कैटलिस्ट ऐसा यूज किया? पीछे तो किया ही था, बट इसको हम यहां भी यूज कर सकते हैं जहां पे हमारे पास हाइड्रोजन परऑक्साइड की डीकंपोजिशन की रिएक्शन होती है, वहां पे भी हम मैंगनीज डाइऑक्साइड यूज कर सकते हैं एज अ कैटलिस्ट। कैसे? अगर हमने हाइड्रोजन परऑक्साइड की डीकंपोजिशन में मैंगनीज डाइऑक्साइड एज अ कैटलिस्ट यूज किया, तो ये रिएक्शन की रेट जो है क्या कैसी होगी? थोड़ी सी बढ़ जाएगी या ज्यादा सी बढ़ जाएगी। तो इसीलिए मैंगनीज डाइऑक्साइड इन डीकंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड कैसे बिहेव करता है? एज अ पॉजिटिव कैटलिस्ट, क्योंकि इसने क्या किया? इसने रेट ऑफ रिएक्शन एक्सेलरेट करा दी। ठीक, नेगेटिव कैटलिस्ट भी देख लो। अगर पॉजिटिव इंक्रीज एक्सेलरेट कर रहा है तो ये क्या करेगा? ये रेट ऑफ रिएक्शन को कम कर देगा। ये क्या करेगा? रेट ऑफ रिएक्शन को कम कर देगा। ये क्या कर रहा था? एक्सेलरेट कर रहा था। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है, मान लो इसका एग्जाम्पल क्या लें? हाँ, इसका एग्जाम्पल ले लो, फॉस्फोरिक एसिड रिटार्ड्स द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड। चलो हाइड्रोजन परऑक्साइड में देख रहे हैं तो एक बार वो देख लेते हैं। अब यही हाइड्रोजन परऑक्साइड की रिएक्शन में अगर यहां लिखूं H2O2 डिकम्पोजेस टू फॉर्म वाटर प्लस O2। अगर मैंने पहले MnO2 यूज किया था तो क्या हो रहा था? रिएक्शन की रेट बढ़ रही थी। अब अगर मैं फॉस्फोरिक एसिड यूज कर दूं, क्या कर दूं? फॉस्फोरिक एसिड। कौन सा एसिड? फॉस्फोरिक एसिड। तो क्या होगा? इसके डीकंपोजिशन की जो रेट है वो कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इसकी डीकंपोजिशन की रेट कैसी हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो फॉस्फोरिक एसिड ने हाइड्रोजन परऑक्साइड की डीकंपोजिशन में कैसा काम किया है? एज अ नेगेटिव कैटलिस्ट काम किया है। और MnO2 ने कैसा काम किया है हाइड्रोजन परऑक्साइड की डीकंपोजिशन में? एज अ पॉजिटिव कैटलिस्ट काम किया है। ठीक है, पॉजिटिव कैटलिस्ट रिएक्शन रेट बढ़ाएंगे, नेगेटिव कैटलिस्ट रिएक्शन रेट को कम करेंगे। ठीक है, ये हो गया। इसके एग्जाम्पल और भी हैं यहाँ पे। कहाँ पे है? जैसे पहला एग्जाम्पल हमने हाइड्रोजन परऑक्साइड से रिलेटेड दिया था, और दूसरा क्या है? रेट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म डिक्रीजेस इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहल। ठीक, एक एग्जाम्पल ये भी है, ये भी आप देख सकते हो। हमारे पास यहाँ पे प्रमोटर्स भी होंगे ना? हाँ, प्रमोटर्स हैं। प्रमोटर क्या होते हैं? देखो, प्रमोटर होते हैं कैटलिस्ट के दोस्त। कैसे? कैटलिस्ट क्या कर रहे थे? रिएक्शन की रेट को या तो बढ़ा रहे थे या तो कम कर रहे थे। अब प्रमोटर क्या है? प्रमोटर है कैटलिस्ट के दोस्त। कैसे दोस्त हैं? साथ साथ वाले, कि अगर तुम कुछ अच्छा करोगे मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, लेकिन ऐसे दोस्त भी हैं तुम कुछ बुरा करोगे मैं और बुरा करूंगा। ठीक है, तुम बस करो चीजें, मैं तुम्हारे साथ हूं। वैसे वाले दोस्त हैं प्रमोटर और कैटलिस्ट। कैसे? प्रमोटर क्या करते हैं? प्रमोट करेंगे। क्या प्रमोट करेंगे? इंप्रूविंग द एफिशिएंसी ऑफ अ कैटलिस्ट। क्या करेंगे? इंप्रूव करेंगे। किसको? कैटलिस्ट की एफिशिएंसी को। कौन इंप्रूव करेगा? प्रमोटर्स। प्रमोटर यानी प्रमोट कर रहे हो, तुम कुछ करो मैं तुम्हारे साथ हूं। ठीक है, वैसे वाले। जैसे मोलिब्डेनम इन मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया। मोलिब्डेनम क्या करता है? मोलिब्डेनम अमोनिया की मैन्युफैक्चरिंग में एज अ प्रमोटर काम करता है। कैसे? ऐसे। क्या अगली स्लाइड पे एग्जाम्पल है? नहीं, यहाँ पे है। क्या होगा? चलो एक बार देखते हैं। कलर चूज किया, ठीक है। जैसे
जब अमोनिया बनाते हैं तो N2 प्लस 3H2 ये बनाते हैं 2NH3। क्या बनाते हैं? 2NH3। अब हम इसमें आयरन एज अ कैटलिस्ट तो यूज करते ही करते हैं, ठीक, लेकिन साथ में अगर हम मोलिब्डेनम यूज कर लें, क्या? मोलिब्डेनम, तो ये क्या करता है मोलिब्डेनम? ये एज अ प्रमोटर काम करता है, किसके लिए? कैटलिस्ट के लिए। और यहां पे कैटलिस्ट कौन है मेरा? आयरन। ठीक है, तो कैटलिस्ट प्रमोटर्स क्या हुए? जिन्होंने कैटलिस्ट की जो एफिशिएंसी थी उसको क्या किया? और थोड़ा सा बढ़ाया। ठीक है, क्या किया उन्होंने? उनकी एफिशिएंसी को इंप्रूव किया। ठीक है, और क्या है हमारे पास? क्या और एग्जाम्पल है इसके? नहीं, ये यहाँ कहाँ पे दिया था? ये यहाँ पे दिया था प्रमोटर्स वाले सेक्शन में, छोटा सा। नेक्स्ट, सर्टेन रिएक्शंस प्रोसीड बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ साउंड एनर्जी। अच्छा, कुछ कुछ रिएक्शंस ऐसी भी होती हैं जो सिर्फ साउंड एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी को लेके प्रोसीड कर जाती हैं आगे। जैसे एसिटिलीन गैस जो होती है, एसिटिलीन क्या होती है? गैस होती है। किस में आती है? इथाइन में आती है सीरीज में। एसिटिलीन क्या होती है? इथाइन ही होती है। ठीक है, एल्काइन में आती है। किस में ब्रेक हो जाएगी? कार्बन एंड हाइड्रोजन बाय एब्जॉर्बिंग साउंड एनर्जी। चलो इसको लिख लेते हैं। एसिटिलीन क्या होता है? C2H2, यही होता है ना? हाँ, C2H2 ही होता है। और इसको अगर हमने साउंड एनर्जी दे दी, क्या दे दिया? साउंड एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दी। पीछे हमने सनलाइट एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जब दी थी तो हमने एरो के ऊपर लिखा था, इसमें भी हम एरो के ऊपर लिखेंगे। तो ये किस में ब्रेक हो जाएगी? ये ब्रेक हो जाएगी 2C प्लस H2 गैस में। ठीक है, 2C प्लस H2 गैस में ब्रेक हो जाएगी। ये कहाँ पे दिया है हमारे पास? ये हमारे पास यहाँ पे दिया है, ये रहा साउंड एनर्जी वाले में। ये जो पिंक पिंक बॉक्सेस है ना, इनको भी ध्यान से पढ़ना, इससे भी क्वेश्चन कभी कभी निकाल के पूछ लेते हैं। ठीक है, तो एसिटिलीन जब ब्रेक हुई थी कार्बन और हाइड्रोजन गैस में, तो सोर्स ऑफ एनर्जी कौन था इस केमिकल रिएक्शन के लिए? साउंड एनर्जी। ठीक, साउंड एनर्जी थी। एसिटिलीन ने क्या किया? साउंड एनर्जी ली, फिर एसिटिलीन ब्रेक हो गई किसमें? कार्बन में और हाइड्रोजन गैस में। ठीक है, आगे चलते हैं हम। अच्छा, आज का लेक्चर छोटा था और आज के लेक्चर में इतना ही था। ठीक, ये वाला जो एक्सपेरिमेंट इन लोगों ने किया है, ये पता है इन लोगों ने क्या किया है? इन लोगों ने ये किया है, इन्होंने बनाया है बेकिंग सोडा और विनेगर वाला कुछ। क्या बनाया है इन्होंने? ये बनाया है इन्होंने बेकिंग सोडा से, ठीक, और साथ में इन्होंने क्या यूज किया है? विनेगर, और साथ में थोड़ा सा कलर। जब बेकिंग सोडा और विनेगर आपस में मिलते हैं तो क्या होता है? CO2 गैस प्रोडक्शन होती है, हाइड्रो और वाटर की प्रोडक्शन होती है। और ये जो ऐसे निकल रहा है ना बाहर से, यही CO2 गैस है और फोम वगैरह है। ठीक है, तो आज का लेक्चर छोटा था, इंट्रोडक्टरी पार्ट था केमिकल चेंजेस एंड रिएक्शन का। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। एंड अगर कोई आपको चीज़ें और अच्छे से समझनी है या कोई चीज़ नहीं समझ में आई हो तो आप नीचे आप कमेंट में लिखिए, हम अगले लेक्चर में उसको इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही है, इंट्रोडक्टरी पार्ट में केमिकल चेंजेस एंड रिएक्शंस में। आगे की चीज़ें हम नेक्स्ट रिएक्शन में नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, चलो, थैंक यू वेरी मच।